प्रयागराज से जो बड़ी खबर इस वक्त चल रही है वो है अखाड़ा परिषद के दिवंगत अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि के उत्तराधिकारी को लेकर विवाद, और ये विवाद और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुसाइड नोट में जिस बलबीर गिरि के नाम का जिक्र किया गया है उसका पट्टाभिषेक अब खतरे में बताया जा रहा है। संत महात्माओं का एक बड़ा वर्ग है जो बलबीर गिरि को उत्तराधिकारी घोषित किया जाए नहीं चाहता है, पक्ष में नहीं है। बलबीर गिरि के नाम पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। इनके टाइटल पर भी विवाद है कि बलबीर के पुरी और गिरि, ये जो टाइटल है इस पर विवाद नजर आ रहा है। बलबीर औपचारिक तौर पर अभी अपने नाम के आगे पुरी टाइटल लगाते हैं, जबकि महंत नरेंद्र गिरि के सुसाइड नोट पर बलबीर गिरि को उत्तराधिकारी बनाए जाने का जिक्र है। कल धूल रोट की रस्म होनी है। सूत्रों की अगर आप माने तो धूल रोट की रस्म के बाद भी पंच परमेश्वरों की औपचारिक बैठक होनी है, और अब षोडशी के बाद पंच परमेश्वरों की बैठक होनी है, और यही इसी बैठक में उत्तराधिकारी का औपचारिक ऐलान होना है। लेकिन अगर आप एबीपी गंगा की सूत्रों की माने तो निरंजनी अखाड़े और अखाड़ा परिषद ने सीबीआई जांच पूरी होने के बाद ही उत्तराधिकारी के नाम पर कोई फैसला लेने का मन बनाया है। यानी संत चाहते हैं कि सीबीआई जांच में जो क्लीन चिट पाएगा उसी के नाम पर विचार विमर्श किया जाएगा, अधर में कोई फैसला नहीं होगा। तो चलिए अब इस खबर की परतों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये तमाम चीजें क्या सोच समझकर डिसाइड की जाएंगी और इतनी कंफ्यूजन क्यों है, लोग अभी भी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि उत्तराधिकारी के नाम को लेकर क्या रहस्य है, बताएंगे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। जी वीरेश। देखिए, जिस तरीके से धुंध छाया हुआ है उत्तराधिकार को लेकर, बड़े ही वैभवशाली मठ है, बड़ा ही वैभवशाली और बहुत ही संपन्न अरबों की संपत्ति वाले ये महंत परंपरा है। तो ऐसे में उत्तराधिकार का बड़ा सवाल यहाँ खड़ा जरूर हो रहा है, और बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सोर्सेज से बड़ी खबर ये है कि अब सीबीआई जांच के बाद ही उत्तराधिकार तय किया जाएगा। पहले हो रहा था कि जो धूल रोट की परंपरा है उसके बाद होगा, षोडशी की परंपरा है उसके बाद होगा, लेकिन संतों के आपस में जो विचार विमर्श हुए हैं उसके बाद अब सीबीआई जांच के बाद होगा। बात सीबीआई की जाए कि सीबीआई आखिर इस बाघंबरी मठ पर कब आएगी, कैसे जांच करेगी, तो उसमें भी कहानी है। दर्शक इसके लिए भी उत्सुक होंगे क्योंकि केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी है, और अब सीबीआई की क्या प्रक्रिया होगी, जिसकी मांग साधु सन्यासी संत कैलाशानंद से लेकर निरंजनी अखाड़े के तमाम वो लोग कर रहे थे, साथ ही जो यहाँ के आसपास के लोग थे, जो प्रयागराज के वासी थे, और एक सामान्य व्यक्ति की भी एक इच्छा थी कि सबसे बड़ी देश की जांच एजेंसी सीबीआई से जांच कराया जाए और स्पष्ट रूप से सभी चीजें साफ हो जानी चाहिए। तो सीबीआई जांच की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी, कब सीबीआई आएगी, एक्सक्लूसिव जानकारी मोहम्मद मोइन दे रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। ये आदेश आज जो है वो पहुंच चुका है सीबीआई के पास तक, और आपको बता दें कि सीबीआई आज इस मामले में नोटिफिकेशन कर सकती है, केस दर्ज कर लेगी, एफआईआर दर्ज करेगी। और हमारे सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि ये एफआईआर लखनऊ में दर्ज की जाएगी, और लखनऊ की ही एक टीम को वो नॉमिनेट किया जाएगा, लखनऊ की टीम ही प्रयागराज आएगी। तो आज शाम तक या कल तक जो है सीबीआई की टीम प्रयागराज आ सकती है, और वो पहले मठ नहीं जाएगी, वो पहले होमवर्क करेगी, एफआईआर का अध्ययन करेगी, सुसाइड नोट का अध्ययन करेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेगी, और उसको जीरो से इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू करनी है। अब तक इस मामले में यूपी पुलिस जांच कर चुकी है, यूपी पुलिस की जो एसआईटी बनाई गई थी वो जांच कर चुकी है। तो जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा, जिसे अग्रिम विवेचना हिंदी में कहा जाता है, सीबीआई अग्रिम विवेचना करेगी। पहले होमवर्क करके वो एक सिलसिलेवार तरीके से बिंदु तैयार करेगी कि किन किन बिंदुओं पर जांच की जानी है। उसके बाद वो एक लिस्ट तैयार करेगी कि किन किन लोगों का बयान लिया जाना है, और सारे लोगों बिंदु तैयार करने के बाद, तफ्तीश करने के बाद, लोगों का बयान दर्ज करने के बाद, और आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि जो बयान दर्ज किया जाएगा उसमें कई सफेद पोश होंगे, कुछ अधिकारी भी हो सकते हैं, जिस एक एडिशनल एसपी का जिक्र हमने पहले किया था, कुछ और नाम हो सकते हैं, और कुछ चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। और खाकी तो तीन हैं जिसके इर्द गिर्द ये जांच की सुई घूम रही है। पुलिस वाले तो 3 ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द है और जिनका इन्वॉल्वमेंट लोग आपस में बता रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो खबरें आ रही हैं उसमें पुलिस के अधिकारी, राजनेता, रसूखदार लोग, बिजनेसमैन और यहाँ के इस
बिल्डरों के भी नाम आ रहे हैं और साथ ही साथ जो भू माफिया हैं प्रयागराज के और प्रयागराज मंडल के आसपास के, उनका भी नाम आ रहा है, खनन माफियाओं का भी नाम आ रहा है कि इन सब का एक चौकड़ी था और इस सारी जांच होगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सिर्फ 3 पुलिस इन लोग वाले ही नहीं हैं। महंत नरेंद्र गिरी को Y+ की जो है वो सिक्योरिटी मिली हुई थी। Y+ सिक्योरिटी में 11 सुरक्षा कर्मी उनमें तैनात किए गए थे। और इस कैटेगरी में होता क्या है कि 2 PSO होते हैं जो अलग अलग टाइम पर जो है वो साथ चलते हैं VIP के, और बाकी जो है वो गनर होते हैं। तो जो 11 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो घटना के दिन 20 सितंबर को कहां थे। ठीक है कि अब महंत जी आराम कर रहे थे तो सुरक्षा कर्मी भी बाहर थे, लेकिन जब मठ में ये जानकारी आई कि महंत नरेंद्र गिरी बाहर नहीं आ रहे हैं, उनका मोबाइल फोन बंद है, उनका दरवाजा जो है जो आराम कक्ष है वो बंद है, उसे तोड़ा जाना है, तो वो 11 सुरक्षा कर्मी कहां थे? उन्होंने दरवाजा तोड़ने से क्यों नहीं रोका? और जब महंत नरेंद्र गिरी का शव पंखे से लटकता हुआ दिखा तो उन्होंने उन शिष्यों को क्यों नहीं रोका? आखिर किस लिए Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई थी महंत नरेंद्र गिरी को? इसीलिए दी गई थी कि अगर उनके जीवन पर कभी कोई खतरा हो तो उस खतरे को टाल दे। और खतरा तो छोड़ दीजिए, खतरा तो नहीं बचा पाए, बल्कि जो सबूत हैं उन सबूतों को नष्ट करने होने भी दिया। और यही वजह है कि वो 11 पुलिसकर्मी जो है वो भी CBI की रडार पर होंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जरा आगे बढ़कर उस हैंगिंग रूम को दिखा दूं कि 11 पुलिसकर्मी हैं जो सुरक्षा में तैनात हैं, तो क्या जब महंत सोने चले जाते हैं तो वो सोने थोड़ी चले जाएंगे? वो भी दिन में। महंत जी 12:20 पर सोने गए और उन्होंने बोला कि 4 बजे हम उठते हैं। उनकी जो परंपरा है कि 3-4 बजे उठते थे। तो 11 पुलिसकर्मी क्या यहाँ नहीं थे क्या? कौन मिल रहा है, क्या कर रहा है? ये तो सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। 11 पुलिसकर्मी भी सो गए थे क्या? Y श्रेणी की सुरक्षा है तो जब 11 पुलिसकर्मी है, लेकिन जो उन 3 पुलिसकर्मियों की मैं बात कर रहा था उसमें एक मिस्टर पांडे की आपने बात की। एक ऐसे पुलिसकर्मी जो काफी रसूखदार हैं, उनका हमेशा इस मठ पर आना जाना रहा है। प्रयागराज की धरती का हर वो शख्स जो घूमता टहलता है, चौक चौराहों पर चाय पीता है, उस शख्स का नाम जानता है कि आखिर वो पुलिस अधिकारी कौन है जो मठ में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। आनंद गिरी से उनके बेहद नजदीकी संबंध, महंत नरेंद्र गिरी से बेहद नजदीकी संबंध, और वो बहुत ज्यादा आते जाते रहे हैं और हर मठ के काम में इन्वॉल्व रहे हैं। वो दूसरे हुए। और अजय सिंह की बात नहीं हो रही। अजय सिंह तो संदेह के घेरे में है ही, उससे पूछताछ तो पुलिस कर ही रही है और उससे आगे बढ़ रही है। एक और इसी मंडल के एक पुलिस अधिकारी की बात हो रही है, उससे भी बात होगी। ये 3 पुलिसकर्मी उन 11 Y श्रेणी की पुलिसकर्मियों से अलग हैं। CBI जो Y श्रेणी में मिले हुए जो 11 पुलिसकर्मी हैं उनसे पूछताछ करेगी, और इसके अतिरिक्त 3 जो रसूखदार पुलिस वाले हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ बहुत ज्यादा देखने को मिला है, उनसे भी होगा। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर। देखिए, पहली गलती कहाँ से हुई, पहली थ्योरी यहाँ से गड़बड़ाती है, शक पैदा करती है, सवाल पैदा करती है कि इस कमरे में जब महंत जी का शव पाया गया तो उसके बाद दरवाजे को तोड़ दिया गया, नायलॉन की रस्सी चाकू से काट दी गई, शव को नीचे उतार दिया गया, यानी जो फॉरेंसिक सबूत मिल सकते थे वो सारे के सारे धुल दिए गए, नष्ट हो गए। अब उस तरीके की चीज़ें हाथ नहीं लगी होंगी निश्चित तौर पर। दूसरी सबसे अहम बात ये कि पहले सब कुछ कर लिया गया और बाद में पुलिस को खबर दी गई। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी क्यों की, वो सिर्फ उस बात पर कयास लगाए गए, अनुमान लगाया लोगों ने, जो उनके पास से सुसाइड नोट मिला था। सुसाइड नोट में 3 लोगों के नाम का साफ तौर पर जिक्र था और कई बार जिक्र था, लेकिन उसके बाद यानी जब सुसाइड नोट मिला है उसके 7 घंटे के बाद, यानी रात को 12 बजे के बाद जब अगली तारीख लग गई, 21 सितंबर की तारीख लग गई, तब FIR दर्ज की जाती है। और FIR में सिर्फ एक आदमी का नाम लिया जाता है, आनंद गिरी का। आद्या तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी को छोड़ दिया जाता है। आखिर क्यों छोड़ा गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आखिर वो 11 पुलिसकर्मी जो महंत जी की सुरक्षा में तैनात थे कहाँ गायब रहे? क्यों उन्होंने दरवाजा तोड़ने दिया? क्यों उन्होंने रस्सी को काटने दिया? क्यों उन्होंने शव को उतरने दिया? दरवाजा तोड़ने की नहीं है, आप पुलिसकर्मी हैं तो आपको पता है कि जब स्थिति कुछ अलग सी दिख रही है, संदिग्ध दिख रही है, तो आप अपने विभाग के बड़े आला अधिकारियों को सूचित तो करेंगे। 11 पुलिसकर्मियों में किसी का
दिमाग आना चाहिए। आखिर कैसी उनकी भूमिका थी, ये एक बड़ा सवाल उठता है कि 11 पुलिसकर्मी में इंस्पेक्टर के लेवल के भी अधिकारी थे, सब इंस्पेक्टर के भी थे, तो उन्होंने अपने आला अधिकारियों को सूचित क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बताया कि ऐसी स्थिति आ रही है। और शिष्य घुस जाते हैं और वो शव उतार लेते हैं, रस्सी काट लेते हैं। इतनी तो जानकारी पुलिस वालों को पढ़ाई जाती है, कानून जब वो पढ़ते हैं, जब भर्ती होते हैं, ट्रेनिंग होती है उनकी, तो अपने आला अधिकारियों से संपर्क उन्होंने क्यों किया। जो 11 जो पुलिस वाले थे जो वाई श्रेणी में, तो क्या वो कहीं बंबई से आए थे क्या? उत्तर प्रदेश पुलिस के ही सिपाही होंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे घटनाक्रम में बताएं, जो अजय सिंह नाम का गनर था उसकी भूमिका सवालों के घेरे में है। खुद आनंद गिरी ने उसको लेकर सवाल उठाए हैं, तमाम दूसरे लोग पहले सवाल उठाते रहे हैं। 11 पुलिसकर्मियों में से 4 से जो है वो एसआईटी टीम ने कई राउंड पूछताछ की है, लंबी पूछताछ की है। लेकिन अगर इन 11 पुलिसकर्मियों की कोई भूमिका महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी केस में हो या ना हो, लेकिन इनकी लापरवाही तो निश्चित तौर पर है। अब तक यानी आज 5वां दिन है, इन 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ना तो अभी तक इनको सस्पेंड किया गया है, ना डिपार्टमेंटल कोई दूसरी कार्रवाई की गई है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मामला जो है, ये पूरा जो कदम है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। और इन सारे सवालों का जवाब सीबीआई भी प्रयागराज पुलिस के अफसरों से चाहेगी, जो एसआईटी गठित की गई थी उससे भी चाहेगी, और सीबीआई जांच के दायरे में ये सारी बातें भी निश्चित तौर पर रहेंगी। देखिए, धूल रोड की जो परंपरा है उसकी तैयारियां भी आश्रम में, इस मठ में की जा रही हैं, और उस तैयारियों के लिए जो पुलिस के जवान हैं वो भी अलर्ट हैं, क्योंकि सीबीआई कभी भी यहाँ आ सकती है, ये एक बात हो सकती है। लेकिन जो सीबीआई सोर्सेज से खबर है, धूल रोड की परंपरा समाप्त होने के बाद ही इस कल जो समाप्त हो जाएगी, बाघंबरी मठ में ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी लेटे हुए हनुमान मंदिर में भी नहीं जा रहे हों। निरंजनी अखाड़े का जो हेडक्वार्टर है, जहां हम लोगों ने दर्शकों को दिखाया, वहां पर उनका जोर है कि वो जाकर वहां ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करें, साधु सन्यासियों से बात करें, एसआईटी की टीम जो थी उनसे बात करें, जो यहाँ के स्थानीय प्रशासनिक पुलिस वाले थे जिन्होंने अभी तक जाँच की है उनसे बात करें। चूँकि बाघंबरी मठ में मैं दिखाना चाहूँगा कि धूल रोड की परंपरा कल होने वाली है। जहां धूल रोड की बात जब मैं कर रहा हूं, तो सन्यासियों में एक परंपरा होती है, जब बड़ी पूड़ी बनाई जाती है उसमें चीनी डाला जाता है, उसे कूटा जाता है, और इस कदर कूट दिया जाता है कि उसे धूल जैसा बनाया जाता है, इसीलिए उसका धूल रोट का यानी धूल रोटी नाम दिया गया है। उसके बाद उस प्रसाद को सभी साधु सन्यासियों, संतों और भक्तों में बांटा जाता है। ये एक सन्यासी परंपरा की आगे की कहानी है। और उसके बाद षोडशी होता है। हमारे जो गृहस्थ लोग हैं उनमें त्रयोदशी होता है, 13वें दिन पे संस्कार होता है। और जो पिंडदान, चूंकि साधु सन्यासी अपना पहले ही कर देते हैं, जिसको संत बनना है, सन्यासी बनना है, वो अपना पिंडदान पहले कर देता है, तो वो षोडशी होती है, 16वीं होती है उनमें। और इसी वजह से आश्रम के अंदर चूंकि इन परंपराओं का काम चल रहा है, जो सन्यासी हैं, साधु हैं, वो निरंतर आकर कर रहे हैं, इसलिए सीबीआई आज यहाँ डिस्टर्ब नहीं करेगी, यहाँ आज नहीं आएगी। सोर्सेज ये कह रहे हैं, सीबीआई सोर्सेज से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना कि आज मठ में नहीं जाएंगे, और विकट या विभिन्न परिस्थिति हुई कुछ इस तरह से तब यहाँ आया जा सकता है। लेकिन धूल रोट की जो कल परंपरा है उसकी तैयारी बाघंबरी मठ में चल रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर सीबीआई आज भी यहाँ नहीं आएगी, और जो हमारे पास जानकारी है कि कल भी सीबीआई की टीम यहाँ पर नहीं आएगी। दरअसल जैसा मैंने पहले कहा कि इस मामले में सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन जीरो से नहीं शुरू करना है, यहाँ आकर एविडेंस कलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि यूपी पुलिस ने पहले जांच कर ली थी, एसआईटी ने जांच कर ली है, मौके से एविडेंस कलेक्ट किए जा चुके हैं। अब बिल्कुल वीरेश, और देखिए ये ताने बाने करना है, सीबीआई को अपना काम करना है, लेकिन जो चीजें मठ में चल रही हैं उसे भी ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि एक्शन के लिए ग्राउंड किस तरीके से तैयार किया जाए।